द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1081 से लेकर 1090 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1081। उद्धरण चिन्ह। एनलेन डरी हुई थी और उसकी पीठ पर टिकना पहले से ही असहज था। अगर वे आमने सामने होते तो क्या ठीक रहता, और नहीं बस ठीक है। बाय लियान को नहीं पता था कि उसने जो किया वह वास्तव में प्रभावी था या नहीं। कम से कम अब स्वामी दर्द के कारण नहीं हिल रहे थे। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी और दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए गुफा के बाहर बांस के जंगल से बहती हवा की सरसराहट की आवाज सुन रहे थे। कुछ समय बाद एक और आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। हिलना मत, एनलेन ने आरोप लगाया। मैं नहीं हिला, यह आप थे गुरुजी जो हिले। अपनी आंखें खोलो और बकवास करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता क्योंकि मैं आहत हूं? कुछ नहीं, तो फिर भी तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो। मैं सचमुच नहीं हिला। यह आप नहीं हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये तब भी मैं हो सकता हूं? वह था बाय लियान, जो बहस नहीं कर सकती थी, केवल चुप रह सकती थी और मृत होने का नाटक कर सकती थी। लेकिन एनलेन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। उसे हर बार उसकी आलोचना करनी पड़ती। तुम्हारे हाथ कहाँ है? बिस्तर। बकवास। तुम्हारा पैर मुझे छू रहा है। बकवास। चालाक खलनायक, मेरी गर्दन पर मत फूंको। मेरा सिर 90 डिग्री घूम रहा है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता? रात होने तक एनलेन, जो पूरे दिन बाय लियान को परेशान कर रही थी, गहरी नींद में सो गई। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाय लियान की बाहों में सिमट गई। उसके दोनों हाथ बाय लियान के बाएं हाथ पर कसकर लिपटे हुए थे। उसका चेहरा शांत था। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हल्के से छुआ। वह उसके हाथ जितना ही ठंडा था। इस समय गुफा के बाहर से हवा आ रही थी। ये गर्म वसंत की हवा थी। छेद में लटका पर्दा हिल रहा था और उसके बाल भी हिल रहे थे। बाय लियान जानती थी कि यह वास्तव में उसका दिल था। यह वसंत ऋतु की हवा के लिए वसंत के दिल को हिलाने का सही समय है। लगातार कई दिनों तक बाय लियान अपने कमरे और अनलान गुफा के बीच दो बिंदु और एक रेखा वाला जीवन जीता रहा। उसने यह नहीं सुना कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा था, और उसका ध्यान केवल एनलेन पर था, जो घावों से भरी हुई थी। जैसा कि एनलेन ने बताया, तीसरे दिन तक उसके पेट का घाव पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल एक छोटा सा काला धब्बा रह गया था। आप क्या कर रहे हो? एनलेन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वह बाय लियान को घूर रही थी जो उसके पेट पर प्रहार कर रही थी। बाय लियान शांति से ऊपर चढ़ गया और स्थिति का लाभ उठाकर मास्टर को रजाई से ढक दिया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मास्टर के शरीर की चोट ठीक हुई है या नहीं। लगता है अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं कल भी आता रहूंगा। यह जरूरी नहीं है, एनलेन ने कहा। मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, बस अपने काम से काम रखो। बाय लियान आश्चर्यचकित था। मास्टर, क्या वह पहले से ही स्नान कर सकता है? एनलेन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। अगर आप एक दिन भी नहाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाय लियान ने फिर कहा, पसीना शरीर से चिपक जाता है। हवा से सूखने के बाद ये बहुत चिपचिपा और असुविधाजनक होगा। उद्धरण चिन्ह। अगर इस समय कपड़े शरीर से चिपके रहेंगे तो निश्चित रूप से यह अधिक असुविधाजनक होगा। उद्धरण चिन्ह। और भी ठीक है, कल आखिरी दिन है। एनलेन ने अधीरता से हाथ हिलाया। अब वह गुस्से में है। अगर उसे यह पता होता तो वह पहले से ही स्वचालित धूल हटाने की व्यवस्था कर लेती। हालांकि बाय लियान इतनी लापरवाह नहीं थी कि उसे बाल्टी में भर दे और कपड़े से पोंछ दे, लेकिन इस तरह की बात से उसे अनिवार्य रूप से शर्मिंदगी महसूस होती थी। काश यहाँ कोई नौकरानी होती। एनलेन को उन दिनों की याद आने लगी जब वह अमर स्वर्गीय पूज्य थी। बाय लियान ने बीच में कहा, मालिक, मैं आपकी निजी दासी हूँ। रोल। एनलेन ने डांटा। बाय लियान, जो इस तरह के संवाद की आदी थी, बहुत अच्छे मूड में थी। अलविदा कहने और जाने के बाद आखिरकार उसके पास अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान देने का समय था। यंगजो में उसने और उसकी दूसरी छोटी बहन ने जो किया वह पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे गवाह नहीं थे, इस घटना का प्रभाव दमांग पर्वत की लड़ाई की तुलना में बहुत कम था। दूसरी जूनियर बहन को खेल की तरह पवित्र आत्मा की देवी की उपाधि नहीं मिली, लेकिन इस तरह की बात अप्रासंगिक है। एक झूठा नाम उस स्वर्गीय आदरणीय विरासत की तुलना कैसे कर सकता है? पिछले कुछ दिनों से क्योंगमिंग शिखर अप्रत्याशित रूप से सामंजस्यपूर्ण रहा है। दूसरी और तीसरी कनिष्ठ बहनें
जिनके एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, वे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थीं, समय समय पर एक दूसरे के साथ रसायन विद्या पर चर्चा करती थीं, चाय बनाती थीं, शतरंज और तलवारबाजी खेलती थीं। हालांकि दोनों ने अपने हाथ छिपा लिए। तीसरी कनिष्ठ बहन ने यह नहीं कहा कि वान जहर मोती ने एक सफलता की शुरुआत की थी, और दूसरी कनिष्ठ बहन ने यह नहीं कहा कि वह तलवार भ्रूण को परिष्कृत कर रही थी। जब तक आप अपना सिर नहीं पीटते और खून नहीं बहाते। बाय लियान अभी भी बहुत खुश थी। यंगजो की इस यात्रा के बाद दूसरी जूनियर बहन पहले की तुलना में बहुत बदल गई है। उसका चेहरा हमेशा एक सूक्ष्म मुस्कान से भरा रहता है। वह तीसरे, चौथे, पांचवें और टूटू के साथ घनिष्ठ है, और जब वह बाहर से टोंग याओ और किंगलुआन से मिलती है तो वह उनके साथ भी एक अतिथि और मेजबान की तरह व्यवहार करती है। टोंग याओ अच्छे मूड में था, लेकिन किंगलुआन उलझन में था। ठीक है, जियो जिनसे के सभी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो क्या जियो जिनसे के रास्ते में सीनियर सिस्टर बाई के साथ पुल बनाने की उसकी योजना पूरी तरह से विफल नहीं हो जाएगी? निश्चित रूप से, मैं केवल स्ट्रिंग को खींचने और कुएं को वापस खींचने के लिए जेड टाइगर की बोतल का उपयोग करना जारी रख सकता हूं। लेकिन समस्या यह है कि सीनियर सिस्टर बाय पिछले कुछ दिनों से अंकल एन की गुफा में रह रही हैं, इसलिए वह जल्दी से अंदर नहीं जा सकती और कह सकती हैं कि हम तीनों एक साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में सोचना रोमांचक था, लेकिन उसे लग रहा था कि अंकल एन उसे निश्चित रूप से पीट पीट कर मार डालेंगे। इतना उबाऊ। किंगलुआन को बाय लियान के कमरे में पंखे की याद आने लगी। हाल ही में जीवन वास्तव में बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा है। क्योंगमिंग चोटी के सामंजस्यपूर्ण दैनिक जीवन का आनंद लेते हुए बाय लियान अधिक महत्वपूर्ण चीजों को नहीं भूली। हालांकि वह फिलहाल याओची के पवित्र पर्वत पर नहीं जा सकती, फिर भी उसे याद दिलाना संभव है। उसने जूई से मिली खबर को याओची पवित्र पर्वत के पूर्व संत यंगशी को बताया। यंगशी ने तुरंत कहा कि वह पवित्र प्रभु को बता देगी। अपनी महत्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने बाय लियान के प्रति आभार भी व्यक्त किया। मैंने सम्राट बाय लियान द्वारा लिखित द लीजेंड ऑफ द किंग सम्राट देखी। आप क्या सोचते हैं? मैं और भी छोटा महसूस करता हूं, और बड़ी जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल है। हाँ, क्या ये पूरी तरह से प्रतिकूल नहीं है? इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1082। हालांकि इससे मुझे शांति भी मिली। मैं दूसरी किंडी नहीं बन सकती, इसलिए खुद जैसा होना ही काफी है। किंडी की तुलना में मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ। समझ में आता है। बाय लियान ने तारों भरे आकाश की ओर देखा। जिया क्विंकिंग ने जिसकी रक्षा की वह कोई साधारण निम्न लोक स्थान नहीं था, बल्कि प्राचीन काल में अमर लोगों की भूमि थी। जब उसने इन बातों को समझा, तभी उसे एहसास हुआ कि रुओमू, जो बैचिपू में दूसरे स्थान पर था, यहाँ क्यों पला बढ़ा। सब कुछ होने की वजह होती है। यंगशी के साथ बातचीत खत्म करने के बाद बाय लियान फिर से मास्टर की देखभाल करने चली गई। चूंकि यह आखिरी दिन है, इसलिए सबसे अधिक विचारशील सेवा प्रदान करना स्वाभाविक है। अपने पैर धोने से शुरुआत करें। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, इसके बारे में मत सोचो। एन लैन ने बाय लियान को क्रूरता से घूरा। उसने उस वर्ष के युआन ये के बारे में फिर से सोचा। लेकिन सच कहूं तो ये बाय लियान की गलती नहीं थी, ये वह थी जिसने गलती से अपना पैर आगे बढ़ा दिया था। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अमर्त्य नजुन आपके साथ तर्क करे, तो क्या ये सिर्फ एक सपना नहीं है? मैं कैसे विचलित हो सकता हूं? बाय लियान ने तुरंत तर्क दिया कि वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों का फायदा उठाए। उसने सावधानीपूर्वक मालिक के लिए जूते और मोजे उतारे, और फिर सुंदर और प्राकृतिक पैरों की जोड़ी को लकड़ी के बेसिन में डाल दिया और उन्हें धीरे से रगड़ा। यहां तक कि जब बात अपने पैरों की आती है तो भी वह कभी इतनी गंभीर नहीं रही। दोनों के बीच गर्माहट का माहौल था। कोई भी नहीं बोला। काफी देर बाद एनलैन ने कहा, बस रगड़ना बंद करो, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। बाय लियान ने अपना सिर उठाया। हाँ, उसने जाने दिया। एनलैन लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। वह एक पैर से बाहर निकली और जूता ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसी समय एक दुर्घटना घटी। एनलैन के पैर लड़खड़ा गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। टब पलट गया, पानी बाय लियान के चेहरे पर छलक गया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, और जल्द ही उसका ध्यान मास्टर पर गया। मालिक। एनलैन नहीं हिला। वह जल्दी से मास्टर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने देखा कि मास्टर के चेहरे पर जो काली रेखाएं गायब हो गई थीं, वे फिर से उभर आई हैं। उसका दिल बैठ गया और उसने मास्टर की स्कर्ट का किनारा फिर से उठा दिया। पेट के निचले हिस्से पर मंत्र और गोलाकार घाव भी पुनः प्रकट हो गए। यहाँ क्या हो रहा है?
बाय लियान ने मास्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया। एन लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम चिंता करो, इसलिए अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें छूने भी नहीं देती। जब लोग बहुत अधिक आराम में होते हैं तो वे सभी प्रकार की गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए, अब उसकी सारी छिपाव प्रथाएं व्यर्थ हैं। अध्याय 12, क्योंकि मुझे मास्टर पसंद है। 5K आकस्मिक घटना। ये शब्द बाय लियान की वर्तमान मनोदशा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अंतिम क्षण, उसने मन ही मन एक खुशनुमा गीत गुनगुनाया, मास्टर के पैर पकड़े और उन्हें गंभीरता से रगड़ा। अगले ही पल, मास्टर के शरीर पर तेजी से फैलती काली रेखाओं के साथ उसका सारा अच्छा मूड भी खत्म हो गया। तो क्या ये पता चला कि यह सब तथाकथित सफेद झूठ है? मास्टर ने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि उनकी चोट धीरे धीरे ठीक हो गई है, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब बाय लियान और भी चिंतित है। उसे लगा जैसे वह किसी सुनसान जंगल में खड़ी है, और उसने देखा कि असीम काली लहरें उसकी ओर तेजी से आ रही हैं। लहरें उछल रही थीं और एक दमघोंटू और घिनौनी गंध फैला रही थी। बाय लियान को चक्कर आ गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन यह निश्चित रूप से मास्टर पर पड़ेगा, है ना? इससे पहले से ही खराब स्थिति और भी बदतर हो जाती है। इसलिए बाय लियान केवल पकड़ सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपने धड़कते दिल को शांत करने से पहले कई बार अपनी छाती पर हाथ फेरा। गुरुजी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कृपया आराम करें। वह झुकी और राजकुमारी की मुद्रा में एन लेन को गले लगा लिया। एन लेन ने अपना सिर अपनी छाती पर टिका लिया। उन शब्दों ने उसकी सारी ताकत छीन ली, इसलिए भले ही उसे इस तरह गले लगाया गया था, उसने अब और परेशानी नहीं पैदा की। बाय लियान ने धीरे से मास्टर को बिस्तर पर लिटा दिया। वह मास्टर के खुले पेट को उदासीनता से देखती रही। शायद ये दर्द के कारण हुआ था, लेकिन मास्टर का शरीर समय समय पर ऐंठता रहता था, और गोलाकार घाव खुलता और बंद होता रहता था, जो भयावह लगता था। बाय लियान को घाव का आकार और गहराई स्पष्ट रूप से याद थी। इसलिए उसे देखकर ही वह समझ गई कि पिछले कुछ दिनों में मास्टर की चोट में न केवल कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि वह पहले से भी अधिक गंभीर हो गई है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो घाव में उलझी काली आभा देर सवेर मास्टर के पूरे शरीर में फैल जाएगी। परिणाम है, बाय लियान ने कल्पना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। तियानजुन अजय नहीं है, और तियानजुन अमर नहीं है। जब समय सीमा आती है, तो यहाँ तक कि अमर बयान जिसने रिक्तताओं को एकीकृत किया है, वह भी मृत्यु के भाग्य से बच नहीं सकता। बाय लियान ने कभी भी अनंत काल का पीछा करने के बारे में नहीं सोचा था। वह बस वर्तमान अवकाश को जितना संभव हो उतना लंबा करना चाहती थी। उसने मास्टर का दाहिना हाथ बहुत हल्के से पकड़ा। उसे डर था कि इससे मास्टर को पहले की तरह चोट लग जाएगी। वह मूलतः मास्टर को गुस्से से डांटना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने मालिक के चेहरे के बारे में सोचा जो शहर की दीवार जितना मोटा था, तो बाय लियान ने हार मान ली। उसने अपना गर्म छोटा हाथ उठाया और उसके पीछे वाले हिस्से को अपने ठंडे माथे पर दबाया। वह ठीक है, मैं इसे कर पाऊंगा। एन लेन ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोली। चिंता मत करो, इस तरह की मामूली चोट मुझे नहीं मारेगी। बाय लियान ने कोई बहस नहीं की, बस हल्के से गुनगुनाया, सो जाओ। एक बीमार बेटी की देखभाल करने वाली मां की तरह उसने एन लेन के माथे पर पसीने से चिपके बालों को ब्रश से हटाया। गुफा में कोई भी नहीं बोला। बाय लियान ने खड़े होने से पहले एन लेन के सो जाने तक इंतजार किया। वह तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि पहले अपने व्यायाम से एक बिल्कुल नए धर्म शरीर को संघनित किया और एन लेन को देखती रही, और फिर उसने पसीने और पैर धोने के पानी से गीले बिस्तर को साफ किया। ये सब हो जाने के बाद वह क्रमशः गुरु की गुफा से बाहर निकल गई। ये चोट अलौकिक राक्षसों से संबंधित है, इसलिए हमें अभी भी इस पहलू से शुरुआत करनी होगी। बाय लियान चेन यीजी और हे यूरो को लाने गए। उन दोनों ने पिछली बार सी युनशान को ठीक किया था, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। मुझे माफ करना, सीनियर सिस्टर बाय, मेरी ताकत सीमित है, और मैं अंकल एन के शरीर से स्वर्गीय दानव की शक्ति को खत्म नहीं कर सकता। जूनियर ब्रदर चेन ने शर्म के भाव से बाय लियान को देखा। जूनियर सिस्टर हे ने अपने हाथ में ताइक्सुआन मैजिक सुई पकड़ी और भौहें भी सिकुड़ी। अंकल एन की चोट वास्तव में अच्छी तरह से नियंत्रित है, और थोड़े समय में इसके फैलने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाय लियान ने पूछा, लेकिन क्या? कनिष्ठ बहन ने उत्तर दिया, अंकल अन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति इतनी विशाल है कि वह सामान्य लोगों की सीमा से कहीं परे है। यह समुद्र के समान है और अथाह है। अब यह आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत धीमी गति से क्षीण हो रही है। यह अतार्किक है। मैं सोच रही हूं कि क्या अन अंकल की चोट का इससे कोई संबंध हो सकता है। इस अध्याय का अंत।
TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1083। बाय लियान समझ गई। हालांकि गुरु की साधना केवल शरीर का शिखर है, उसकी असली ताकत निश्चित रूप से 9 क्लेशों के सेंक्सियन से ऊपर है। अब भी वह गुरु की तह तक नहीं पहुंच सकती। ताइक्सुआन शेनज़ेन के वंशज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। जहां तक जूनियर सिस्टर हे का ये कहना कि मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति कम हो रही है, समझ में आता है। मास्टर को इतनी गंभीर चोट किसने पहुंचाई? यह आपके लिए सचमुच परेशानी वाली बात है। एक दूसरे को नमस्कार करने के बाद बाय लियान ने जूनियर भाई चेन और जूनियर बहन हे को वापस भेज दिया। वह कुछ देर तक गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकी, फिर सीधे डुक्सियानमेन लाइब्रेरी की ओर उड़ गई। शायद उन प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से कुछ लाभ हो। रास्ते में उसने चांग दीजी, किंगशुआन तलवार संप्रदाय और अन्य लोगों को भी संदेश भेजा, जिसमें उनसे अलौकिक राक्षसों से संबंधित प्राचीन पुस्तकें खोजने को कहा गया था। बाय दया। अचानक खाली लाइब्रेरी मंडप में आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। इस समय जहां गांव की शेल्फ के सामने बाय लियान, जो एक नीले और सफेद रंग की चोंगसिम पहने हुए थी, जिसके साइड में एक तरफ कट था, स्क्रॉल के माध्यम से पलट रही थी, जब यान यू, जिसने गलती से उसे पकड़ लिया, उत्साह से दौड़ कर आई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यान यू ने प्रसन्नतापूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और काले अर्ध पारदर्शी रेशम में लिपटे बाय लियान के कंधे को थपथपाया। लड़की धीरे धीरे घूमी, लेकिन उसके पास जो बचा था वह एक कठोर चेहरा था जो अपनी सारी चमक खो चुका था, और उसकी आंखें, जो तारों भरे आकाश की तरह चमकदार थीं, भी अपनी आत्मा खो चुकी थीं। आप। एक अकथनीय घबराहट उसके शरीर में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। यान यू के हाथ कठोर हो गए, मानो उसके गले में कुछ अटक गया हो। वह पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। यान यू। बाय लियान ने अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया, फिर वह मुड़ी और स्क्रॉल को देखने लगी। यान यू ने अपना हाथ वापस खींच लिया और पूछा, क्या हुआ? बाय लियान ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया और कहा, मास्टर घायल है। एनलैन ठीक है? यान यू ने जल्दी से पूछा, उसे चोट कहाँ लगी? मेरे पेट पर एक जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा। इतना दर्द हो रहा है कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान यू बोलने में हिचकिचा रही थी। उसने चुपचाप बाय लियान की अभी भी पतली और सीधी पीठ को देखा। सप्ताह के दिनों में मुझे हमेशा लगता है कि बाय लियान एक सहारा है जिसे पूरी ताकत से गले लगाया जा सकता है। दरअसल कभी कभी उसे दूसरों के सहारे की जरूरत भी पड़ती है ना? यान यू की आवाज धीमी थी, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। बाय लियान ने पढ़ी हुई किताबें वापस किताबों की अलमारी में रख दी, तो इसे गले लगा लो। यान यू, जिसे मंजूरी मिल गई थी, ने अचानक अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अभी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान यू ने कहा, क्या अब आप एनलैन के बारे में चिंतित हैं? हाँ। बाय लियान ने इनकार नहीं किया। वह और यान यू पहले ही उस पतली बाधा को तोड़ चुके हैं। इस तरह की बात को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यान यू ने कहा, इस समय आपको पकड़कर मुझे एनलैन के खतरे का फायदा उठाने का मन कर रहा है। बाय लियान को कभी भी खुशी नहीं मिलती थी। जैसा कि यान यू से अपेक्षा की जाती है, उसके मस्तिष्क के सर्किट हमेशा सामान्य लोगों से अलग होते हैं। इस समय अन्य लोगों ने उसे सांत्वना देने के लिए गले लगाया होगा, है ना? धन्यवाद। यान यू ने उसके बालों पर बंधे तितली हेयरपिन को सहलाया। बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, एनलैन निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हाँ। बाय लियान ने सिर हिलाया, मुझे भी विश्वास है कि मास्टर ठीक होंगे। यान यू ने घूरते हुए कहा, मैं आपको दिलासा देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वह सच है। आप नहीं जानते, जब एनलैन एक बच्ची थी तो उसने जो तूफान झेले थे, उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। बाय लियान ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसी कोई चीज है? निश्चित रूप से। यान यू किताबों की अलमारी पर झुक गई। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और वाक्पटुता से बोली, एक बार मैंने कहा कि मैं बंदरों को देखना चाहता हूं, और वह मुझे वहां ले गई। लेकिन रास्ते में हमें एक बाघ राक्षस मिला। मैं इतना डर गया कि मैंने अपना सिर झाड़ियों में छिपा लिया, और एनलैन ने अकेले ही अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया। बाघ राक्षस मारा गया और उसका दाहिना हाथ काट दिया गया, और मेरे पिता ने बाद में उसे जोड़ने में मदद की। एक और बार उसने कहा कि वह मुझे यूनलाइहाई घुमाने ले जाएगी। जब मैं पहाड़ पर चढ़ा तो अचानक सोने की ज्वाला सी उठी। वह और मैं दोनों नीचे गिर गए। उसने ही मुझे गले लगाया और पूरे रास्ते चट्टान की दीवार को पकड़े रखा। वह फिसल गई, और उसके बाद वह आधे महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही।
बाद में उसने कहा कि वह मुझसे बहुत तंग आ चुकी है और वह परी महल वापस जाना चाहती है, इसलिए उसने पीछे वाले पहाड़ पर बिजली गिराने वाली एक संरचना बनाई, लेकिन जाहिर है कि यह कारगर नहीं हुई। उस संरचना में कुछ गड़बड़ थी, और जो विनाशकारी गड़गड़ाहट उसकी ओर आकर्षित हुई, वह सीधे मेरे शरीर पर आ गई। जब वह मेरे सिर के ऊपर से गुजरी तो वह मुझे उस गड़गड़ाहट से बचाने के लिए बाहर कूद पड़ी। मुझे सच में नहीं पता कि उसका शरीर किस चीज से बना है, लेकिन उसने सिर्फ एक पैर तोड़ा है। ये सबसे खतरनाक समय नहीं है। सबसे खतरनाक समय वह था जब एनलेन अचानक किसी कारण से हिल डुल नहीं पा रही थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल किसी जानलेवा बीमारी की तरह। उसके पिता ने उसे चाहे जो भी गोली दी हो, वह ठीक नहीं हुई। मैंने बस उसे कमजोर होते देखा, और आखिरकार उसका शरीर सिकुड़ने लगा। यान यू ने आह भरी। उस समय मुझे लगा कि वह मर चुकी है, लेकिन उसने मुझे ये कहकर दिलासा भी दिया कि उसका पेट खराब है, और आराम करने के बाद वह सामान्य हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के कान अचानक कांपने लगे। सैकड़ों वर्षों के बाद क्या आप अपने कपटपूर्ण शब्दों को नहीं बदलते? उसने पूछा। इसके बाद मास्टर जी का क्या हुआ? यान यू ने कहा, मैंने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन आधी तैयारी के बाद ही वह बिस्तर से ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और गुस्से में मेरी सारी तैयारियां तोड़ दी। सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि तुम बहुत बिगड़ गई हो, तुम्हारी याददाश्त ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, उसने यही कहा। मास्टर ने तुम्हें मारा? बाय लियान ने आश्चर्य से पूछा। यान यू ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है, वह इस तरह की बातें कहना सबसे ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, मास्टर ऐसे ही व्यक्ति हैं। इस बार वह ठीक हो जाएगी क्योंकि वह एन लैन है। ये सही है, वह एन लैन है। बाय लियान को यान यू से बहुत प्रोत्साहन मिला। उसने यान यू की आखिरी बात पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर होना और सिकुड़ना शुरू हो जाना, ये कमजोरी का दौर कैसे लगता है? लेकिन समस्या यही आती है, उस समय मास्टर जी कमजोर दौर से कैसे बाहर निकले? तुम्हें पता होना चाहिए कि डेक्सियन में गरीब है, और बूढ़े मुखिया यान शियाई को मास्टर की हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके लिए मास्टर को ठीक करने के लिए परी आत्मा की ऊर्जा प्राप्त करना असंभव है। यहां तक कि मास्टर की अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद परी आत्मा ऊर्जा की तलाश में बाहर जाना असंभव है। शायद वह गिरावट का दौर नहीं था, या यूं कहें, इससे गुस्सा आ रहा है। अब इन बातों के बारे में सोचना बेकार है। बाय लियान ने उसके माथे के बाल जोर से खींचे। मैं वापस जाऊंगा और पहले मास्टर से मिलूंगा। यान यू ने कहा, मैं आपके साथ जाकर देखूंगा। ठीक है। दोनों जल्दी से अन लैन गुफा की ओर उड़ चले। इस समय एन लैन पहले से ही एक सपने में गिर गया था, उनके आगमन से पूरी तरह से अनजान। वे कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, और जब वे चले गए तो बाय लियान ने ध्यानपूर्वक मास्टर के शरीर को धोया। एन लैन एक अच्छी इंसान है, वह ठीक हो जाएगी। बाय लियान ने अपनी आंखें घुमाई। क्या किसी अच्छे व्यक्ति को इतनी सरलता से कार्ड जारी करना उचित नहीं है? लेकिन यान यू ने एक बात सही कही। मालिक ठीक हो जाएंगे। वसंत की बारिश दूर है, और चमकीला चांद ऊंचा लटका हुआ है। पेड़ पर बैठे हुए बाय लियान हवा में लहराती सफेद जेड प्लेट को घूर रहा था। काफी देर बाद उसके नीचे से सरसराहट की आवाज आई। ठीक है। बाय लियान ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि यह टूटू था जो हल्के से पेड़ के तने पर चढ़ रहा था। उसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1084। उसने टूटू को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम कूद क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें चोट लगी है? टूटू के कान तुरंत इधर उधर हिलने लगे, और हिलने के बाद उसने बाय लियान के हाथ पर लिखना शुरू कर दिया। मुझे एन लैन के जागने का डर है। बाय लियान अपनी हंसी रोक नहीं सकी। चिंता मत करो, मास्टर जी गहरी नींद में है और आसानी से नहीं उठेंगे। टूटू अभी भी अपने कान हिलाता है, फिर भी उसे सावधान रहना पड़ता है। उसने बाय लियान को गले लगाने के लिए अपने अगले पंजे फैलाए, और फिर लिखा, आन लैन एक अच्छी औरत है। हालांकि कभी कभी वह एक बुरी औरत भी होती है, लेकिन ज्यादातर समय वह एक अच्छी औरत ही होती है। अगर वह न होती तो मुझे क्योंगमिंग चोटी के रास्ते में दूसरे राक्षस खा जाते, और वह बिल्कुल ठीक होती। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं तो कृपया मुझे बताएं। बाय लियान ने टूटू के सिर को धीरे से सहलाया। करूंगा। वह कुछ देर तक टूटू के साथ बातें करती रही, और टूटू के चले जाने के लगभग 15 मिनट बाद पांचवी जूनियर सिस्टर पुनः पेड़ के तने पर चढ़ गई। वरिष्ठ बहन, क्या मास्टर अब ठीक है? बाय लियान ने उत्तर दिया, मास्टर बहुत अच्छे हैं।
लिन यू ने राहत की सांस ली। वह बाय लियान के बगल में बैठ गई। वरिष्ठ बहन के अलावा मास्टर यहाँ मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह मुझे गले लगाती हैं और मुझे अभ्यास करना सिखाती हैं, और वह मेरे लिए कोई भी स्वादिष्ट भोजन सबसे पहले लाती हैं। हालांकि कभी कभी मास्टर बहुत उग्र होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरे भले के लिए है। मास्टर ने मुझे ये भी बताया कि जब वह मुझे देखेंगे तो वह निश्चित रूप से उनसे लंबी हो जाएंगी, और मास्टर बहुत अच्छे इंसान हैं। मास्टर से लंबा होना कोई मुश्किल बात नहीं है ना? बाय लियान ने लिन जी का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, मास्टर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लिन यू ने बाय लियान से फिर हाथ मिलाया। वरिष्ठ बहन भी खुश हो जाओ। बाय लियान आश्चर्यचकित रह गई। क्या मेरी आत्मा खराब लग रही है? लिन यू ने कहा। दूसरी वरिष्ठ बहन और अन्य लोगों ने कहा कि वरिष्ठ बहन नाखुश है। वास्तव में मैं ठीक हूं, बाय लियान ने गंभीरता से उत्तर दिया। फिर जैसे पानी छोड़ने के लिए द्वार खोला जाता है, कुछ छोटी बहनें चली जाती हैं और एक नई बहन आ जाती है। यहां तक कि जब वे अकेले थे तो जियो जिनसे और यू यंग, जिनका पहले से ही बाय लियान के साथ गहरा संपर्क था, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने बाय लियान के सामने एन लैन को एक अच्छे व्यक्ति का कार्ड भेजा। लगातार 2 घंटे बात करने के बाद बाय लियान का उबा हुआ दिल चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। उसके नितंबों के नीचे का पैड स्पष्ट रूप से लकड़ी का एक ठंडा टुकड़ा था, लेकिन उसने एक गर्माहट महसूस की जो उसकी आत्मा की गहराई में उतर गई। यद्यपि मास्टर हमेशा ऐसा दिखावा करना पसंद करते हैं कि अजनबियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, फिर भी वे मूलतः एक सहृदय व्यक्ति हैं। वह इसे देख सकती थी, और वे छोटी बहनें भी इसे देख सकती थी। बाय लियान सारी रात पेड़ पर बैठा रहा। अगली सुबह चांगदीजी और किंगक सुआन जियानजोग ने बाय लियान को अलौकिक राक्षसों से संबंधित सारी जानकारी भेज दी। बाय लियान को जो चाहिए था उसे ढूंढने में आधा दिन लग गया। चीजें वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि इनमें से अधिकांश सामग्रियां अपेक्षाकृत पुरानी थीं, और वह एन लैन की चोटों के उपचार से संबंधित कुछ भी नहीं ढूंढ सकी। तो फिर एक ही आखिरी रास्ता बचा है। चोट बाह्यगृहीय राक्षसों के कारण लगी थी, इसलिए केवल बाह्यगृहीय राक्षसों की तलाश करें। यद्यपि गुरु ने कहा कि अलौकिक राक्षसों की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी, फिर भी उसके लिए इस तरह केवल घूरना असंभव था। कुछ सड़कों पर भले ही आपको खतरा पता हो, फिर भी आपको चलना ही पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि साहस की बात हो, यह अंतिम परिणाम की बात हो सकती है। बाय लियान पेड़ से नीचे कूद गई, और वह जल्दी से मास्टर के पास गई। यह विदाई है। इसके बाद जब वह दूर होती तो वह अपनी छोटी बहनों को भी मास्टर की अच्छी देखभाल करने का काम सौंप देती। भोजन को एक बार में एक निवाला खाएं, और काम एक एक करके करें। ये बातें समझाने के बाद बाय लियान बारी बारी से किंग्यू पीक, यूनलुओ पीक और झू यानफेक के पास गए। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, और वापस आकर मैं आपके लिए उपहार लाऊंगा। असली टोंग याओ, किंगलुआन और यान यू ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया, लेकिन इसकी तुलना में टोंग याओ अधिक शर्मनाक है। जब तक आप चाहते रहेंगे, एक दिन आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। उसी समय बाय लियान अपने कमरे में लौट आया। इस समय लाल सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा है, अंधेरा छा रहा है, पक्षी समूहों में लौट रहे हैं, और पहाड़ों में स्पष्ट घंटियां गूंज रही हैं। यदि एक युग को भी 12 घंटों से विभाजित किया जाता है, तो वर्तमान पूर्वी देव महाद्वीप भी 1 घंटे में है। लेकिन एक सामान्य दिन के विपरीत, हाँ, अगले कुछ घंटे बहुत तेज होंगे। लंबी रात आ गई है, और भूत प्रेत और राक्षस अपनी उपस्थिति का एहसास पाने के लिए बाहर आने वाले हैं। बाय लियान ने खिड़की बंद कर दी, ताला लगा दिया, ड्रेसिंग टेबल को फिर से व्यवस्थित कर दिया, और भविष्य में उपयोग होने वाले दर्पण को स्टोरेज पेंडेंट के साथ रख दिया। किताबों की अलमारी के पास से गुजरते हुए उसने जेड पंखा उठा लिया। पहले तो वह जेड पंखा रखना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने उसे वापस रख दिया। बस इसे ध्यान में रखें। उसने एक और पॉइंटर, जिसका वह हमेशा इस्तेमाल करती थी, फोल्डिंग पंखे के बगल में रख दिया। हुटिल्डा बिस्तर के पास बाय लियान ने तेल का दीपक बुझा दिया, और मूल रूप से उज्ज्वल कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। उसने अपने कपड़े उतार दिए और हल्का कपड़ा पहन लिया। अपनी तर्जनी उंगली से नाभि के चारों ओर दर्जनों गोले बनाने के बाद वह स्थिर कदमों से दरवाजे की ओर चली गई। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, निश्चित रूप से। आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हुए बाय लियान ने धीरे से दरवाजा खोला। तब वह वहीं जम गई। दरवाजे के बाहर खंभे के पास स्वामी ने एक हाथ से खंभे को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपना पेट ढक रखा था। दर्द के कारण उसे बहुत पसीना आने लगा और उसकी एक आंख सिकुड़ गई।
मालिक, एनलेन ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, आप अलौकिक दानव के पास जाना चाहते हैं। बाय लियान ने ईमानदारी से स्वीकार किया, हाँ। एनलेन ने कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, है ना? याद करना। तो फिर तुम अभी भी जा रहे हो? क्योंकि बाय लियान ने कई कारण बताए। जैसे अलौकिक दानव का निशाना सांशेंग स्मारक है। उसके शरीर पर 2.5 युआन हो सकते हैं। अलौकिक दानव देर सवेर उसके पास आएगा ही। इंतजार करने के बजाय पहल करें और एक साथ दो चीजों को हल करें। एनलेन हौंफते हुए बोला, मेरे यहाँ होने से वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने बाय लियान को सीधे देखा, यहां तक कि बाय लियान का रास्ता रोकने के लिए उसने अपना पेट ढकने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। मत जाओ, शाम की हवा चलती है। बाय लियान ने बहुत देर तक गुरु को घूरा और अंततः आगे बढ़कर गुरु को गले लगा लिया। क्योंकि मेरे लिए मास्टर जी न केवल एक मास्टर हैं, बल्कि एक करीबी दोस्त, एक रिश्तेदार और मेरे पसंदीदा व्यक्ति भी हैं। एनलेन पूरी तरह से जम गई, जिससे बाय लियान ने उसे गले लगा लिया। उसके बाद उसने केवल बाय लियान को अपने कान में ये कहते सुना, तो मुझे जाना होगा। अध्याय 13, मैं वापस आऊंगा। 5K। यदि बाय लियान को एनलेन द्वारा क्योंगमिंग पीक पर वापस लाया गया, तो ये क्योंगमिंग पीक का पहला वर्ष होगा। फिर यह 9 साल तक चलने वाला एक ट्रैक था। क्योंगमिंग फेक का पहला वर्ष। क्योंगमिंग चोटी की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर एनलेन ने मुड़कर पहली बार बाय लियान का हाथ थाम लिया। क्योंगमिंग फेक का दूसरा वर्ष। बाय लियान एक असफल सफलता के कारण बर्फ में गिर गई, और एनलेन ने पहली बार उसे राजकुमारी की तरह गले लगाया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1085। ये बहुत अच्छा होगा यदि भविष्य में मेरा ताओवादी साथी मास्टर जैसा कोई हो। क्योंगमिंग फेक के तीसरे वर्ष के अंत में बाय लियान को खेल से संबंधित स्मृति पुनः प्राप्त हुई और उसने अपने हृदय में विचारों को मजबूत किया। क्योंगमिंग फेक 4 साल। बाय लियान पहली बार एनलेन के साथ लालटेन महोत्सव में गई थी। फिर 5 साल, 6 साल। अब तक ये क्योंगमिंग पीक था। क्योंगमिंग चोटी के 9वें वर्ष में, फरवरी की शुरुआत में, चेहरे पर ठंडी वसंत हवा बह रही थी। एनलेन को अपनी बाहों में पकड़े हुए, बाय लियान ने वह वाक्य कहा जो उसने बहुत समय पहले कहा था। बात बस इतनी है कि अलग समय, अलग वातावरण और अलग मुठभेड़ों के कारण इस बार उसने जो इच्छा शक्ति दिखाई है वह पहले की तुलना में असीम रूप से मजबूत है। इस बार एनलेन के पास बाय लियान की याददाश्त को मिटाने की क्षमता नहीं है। वह बाय लियान की बाहों में सिमट गई, मानो कोई नाजुक कठपुतली हो जो हिलने डुलने में असमर्थ हो। यह सच नहीं है, यह एक सपना होना चाहिए। अगर यह सपना नहीं है तो यह मजाक ही होगा। केवल ऊपर देखते हुए, जिस क्षण एनलेन की नजर बाय लियान से मिली, एनलेन को उसकी आंखों में मौजूद चिलचिलाती गर्मी से पीड़ा हुई। वह खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी कि बाय लियान सिर्फ मजाक कर रही थी। इस बार बाय लियान ने इसे और नहीं छिपाया, और उसने अपने चेहरे पर पहले ही लिख दिया था कि वह एक शिक्षक बनना चाहता है। एनलेन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। बूम बूम बूम, ये ढोल पीटने जैसा है। हम तुम, मालिक। बाय लियान ने एनलेन का सिर सीधा किया। उसने एनलेन की आंखों को गौर से देखा, और पुतलियों में बिखरे अनगिनत तारे एक जगह इकट्ठा हो गए, जो आकाश में चमकते चांद से भी ज्यादा चमकदार थे। मैं नहीं चाहता कि मास्टर मरे, कम से कम मैं उन्हें अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता। ये स्वार्थ लग सकता है, लेकिन बाय लियान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं पहले से ही काफी स्वार्थी हूं, अगर मैं थोड़ा और स्वार्थी हो जाऊं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तुम। एनलेन अचानक ठीक हो गई, लेकिन उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, मानो किसी ने उसके कमजोर स्थान पर चोट कर दी हो। मुझे जाने दो। उसने अपने दांत पीस लिए और बाय लियान को बुरी तरह घूरने लगी। बाय लियान ने तुरंत उसका अनुसरण नहीं किया, उसने पहले स्वामी को बीम पर धकेला, और फिर जब स्वामी स्थिर खड़ा रहा और नीचे नहीं गिरा तो उसे छोड़ दिया। एनलेन हिंसक रूप से हौंफने लगा। अपने पीछे के ठोस खंभों पर भरोसा करते हुए, उसने अपने दाहिने हाथ से बाय लियान की ओर इशारा किया और पूरी ताकत से गोली चला दी। देशद्रोही, तुम देशद्रोही जो कानून का सम्मान नहीं करते। दीवार की ओर मुंह करके अपनी गलतियों के बारे में सोचो, तुम मेरी गुफा में जाओ और अब अतीत के बारे में सोचो। अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम जीवन भर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। बाय लियान ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया, नहीं जा रहा।
यदि कोई अन्य समाधान होता तो वह निश्चित रूप से जोखिम नहीं उठाती। यद्यपि वह चूहे की तरह डरपोक नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से मूर्ख और साहसी नहीं है जो जीवन और मृत्यु की अनदेखी कर सके। एन लेन की आंखें गुस्से से फैल गईं, और उसने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया। तुम विद्रोही हो? क्या तुम मरने तक शिक्षक बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। बाय लियान ने धीरे से आह भरी, उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। मेरे मन में मास्टर को चोट पहुंचाने का कोई विचार नहीं है। वह मास्टर के पास गई और मास्टर की उलझन भरी आंखों में मास्टर की ठुड्डी उठाई। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मास्टर को सब कुछ बता दूंगा। ये कहते हुए बाय लियान धीरे धीरे गुरु के पास पहुंची। लेकिन जब वह अभी रास्ते में ही थी तो अचानक एक छोटे से हाथ ने उसका मुंह ढक दिया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एन लेन ने अपना हाथ फिर से ऊपर उठाया। गद्दार, कॉर्टिल्ड। ये हथेलियों के फड़फड़ाने से उत्पन्न हवा की ध्वनि है, लेकिन अपेक्षित चटकने की ध्वनि नहीं आई। एन लेन का हाथ बाय लियान के गाल से 1 इंच दूर रुक गया। बाहर निकलो गद्दार, यहां से निकल जाओ, जितना हो सके बाहर निकल जाओ, और कभी वापस मत आना। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, जब तक बाय लियान ने उसका उठा हुआ हाथ नहीं पकड़ लिया। फिलहाल कोई भी नहीं बोला। बाय लियान ने चुपचाप मास्टर के हाथों को पीछे धकेल दिया और फिर वह फिर से नीचे बैठ गई और मास्टर के लिए थोड़े गंदे कपड़ों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने लगी। मैंने छोटी बहनों को पहले ही बता दिया है। मेरे जाने के बाद तीसरी और चौथी छोटी बहनें मालिक के दैनिक जीवन का ध्यान रखेंगी, और दूसरी छोटी बहन मालिक के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालेगी। 5वीं छोटी बहन ने कहा है कि उसने हाल ही में कुछ कहानियों की किताबें खरीदी हैं और समय आने पर मुझे पढ़कर सुनाएगी। मालिक, सुनिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मास्टर यान से अब और झगड़ा मत करो। नहीं, कम से कम तब तो मत झगड़ा करो जब तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। ऐसे में तुम झगड़ा नहीं जीत सकते। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फिलहाल और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तो लेटर जेड स्लिप के जरिए मास्टर को भेज दूंगा। एन लेन ने बाय लियान को घूरते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? बाय लियान खड़ी हो गई। मास्टर बस गुस्से में बोल रहे हैं। अगर मास्टर सचमुच मुझे भगाना चाहते हैं तो वे पहले मेरी आत्मा के टुकड़े मुझे जरूर लौटाएंगे। एन लेन घबरा गई। मैं बस। लंबे समय तक उन्होंने कोई अभिनय नहीं किया। उसने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं अभी घायल हूं और मैं आत्मा के टुकड़े नहीं निकाल सकता, आप उन्हें स्वयं निकाल सकते हैं। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गया। मास्टर, मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। वह अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती, इसलिए अब वह परेशान करना जारी नहीं रख सकती। एन लेन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसने बाय लियान को और दूर जाते देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अचानक सांस लेना भूल गया हूं, और मेरे पेट से उठने वाला दर्द धीरे धीरे मेरी छाती में घुटन के कारण दब गया। चलो चलें, जितनी जल्दी हो सके चलें। लेकिन जब बाय लियान छोटे से आंगन के द्वार पर गई तो एक कमजोर आवाज अभी भी सुनाई दी। रुकना। बाय लियान रुक गया, पीछे मुड़ा और देखा कि एन लेन अपने दाहिने हाथ से परवलयिक गति कर रहा है। इसे लें। ठीक है। अचानक एक भाला दीवार पर लटकी एक खुली लौ से प्रकाशित आंगन से बाहर निकला। बाय लियान ने अनजाने में उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसने थोड़ा इशारा किया। बंदूक उससे 2 सिर ऊंची थी और बंदूक की नोक पर 2 सुंदर छोटे ब्लेड लगे हुए थे। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई साधारण बंदूक नहीं थी। ये दिव्य पूज्य की बंदूक थी जो अमर दिव्य पूज्य के साथ अमर दुनिया में महान प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आई थी। जिन अमर सम्राटों के शरीर इससे छलनी हुए, उनकी गिनती 2 हाथों से नहीं की जा सकती। तियानज उनको इससे छुरा घोंपा जाना कोई असामान्य बात नहीं है। खेल में भी ये बंदूक कई बार सीनियर सिस्टर बाई की गहराई में घुस गई है। बेशक सीनियर बाई का चरित्र व्यर्थ नहीं पैदा हुआ है। उसने बंदूक को वापस वार किया। एन लेन ने कहा, अगर तुम खतरे में हो तो अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस बंदूक के लिए कुर्बान कर दो। जब तक तुम जिंदा वापस आओगे, मैं तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। आत्मा का बलिदान। बाय लियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसकी आत्मा को बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं किया जा सकता था, सिवाय उस टुकड़े के जिसे गुरु ने काट दिया था। उसके लिए सप्ताह के दिनों में अपनी आत्मा को विभाजित करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने अनुपालन किया। अच्छा ऐसा है। अब उसे अपने बारे में मास्टर की चिंताओं को कम करने की पूरी कोशिश करनी है। इस बार मालिक ने उसे रोकने के लिए अपनी चोटों का इस्तेमाल किया। कौन गारंटी दे सकता है कि मालिक अपनी चोटों के साथ उसे ढूंढने बाहर नहीं जाएगा? इस अध्याय का अंत।
TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1086। जब मैं वापस आऊंगा तो मास्टर के साथ अच्छी बातचीत करूंगा। उनके और एन लैन के बीच खुलकर गहन संवाद का अभाव था। आज जब उसने अपने दिल की बात कह दी है तो कुछ बातें खुलकर कहना ही बेहतर है। उज्ज्वल चांद के नीचे बाय लियान का शरीर धीरे धीरे बहते पानी की तरह बिखर गया। थोड़ी देर बाद विशाल प्रांगण में केवल एन लैन ही बची थी, जो बीम और खंभों के बगल में खड़ी थी, और बाय लियान ने वाक्य छोड़ा, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और फिर लड़खड़ाते हुए अपने बिल की ओर चली गई। डुक्सियानमेन के अधिकांश लोगों के लिए यह एक सामान्य दिन है। जिन्हें अभ्यास करना चाहिए वे अभ्यास करते रहें। जिन्हें पहाड़ पर गश्त करनी चाहिए वे पहाड़ पर गश्त करते रहते हैं। जिन्हें काम करना चाहिए वे काम करते रहते हैं। बाय लियान के जाने से क्योंगमिंग चोटी के बाहर शायद ही कोई लहर उठी। यहां तक कि क्योंगमिंग पीक के अधिकांश लोगों के लिए भी यह एक और सामान्य सैर है। रक्त वृक्ष के पूर्वज के बगल में पत्थर की कुर्सी पर यान यू ने अपने गालों को सहारा दिया और खुशी से अपनी उंगलियों के बीच चेरी को चाट रही थी। जब एन लैन ठीक हो जाएगी तो मुझे वह सब कुछ चुकाना होगा जो बाय लियान ने मुझ पर पहले से बकाया है। किंग्यू पीक के बांस के घर में टोंग याओ, जिसने केवल ठंडे कपड़े पहने हुए थे, बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके उठे हुए पैर लगातार लटक रहे थे। वरिष्ठ बहन बाय जब वापस आएंगी तो मेरे लिए क्या उपहार लाएंगी? वह मुस्कुराए और तकिए पर रखी नेदर सील को सहलाया। बहुत कठिन प्रशिक्षण के बाद वह अंततः नेदर सील की असली शक्ति को प्रेरित कर सकती है। जब वह नेदर सील को पूरी तरह से समर्पित कर देगी तो उसकी शक्ति में एक उछाल आना चाहिए। आखिरकार यह एक पवित्र वस्तु है जो कई वर्षों से हेड्स पैलेस से चली आ रही है। क्योंगमिंग चोटी के पीछे ठंडे पूल के बगल में लिन जी ने अपने पैर ठंडे पूल में फैला दिए और टूटू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वरिष्ठ बहन खरगोश, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? चिरप, शायद मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। मुख्य बहन खरगोश के कान जाने पहचाने लग रहे हैं और बाकी खरगोश ऐसे नहीं दिखते। लिन जी ने हल्के से टूटू के कान पकड़ लिए। टूटू ने झुंझलाहट में अपने कान खींच लिए और लिन यू को देखकर मुस्कुराया। चिरप, लिन यू ने बुदबुदाया, यह मेरी गलती हो सकती है। आखिरकार सीनियर सिस्टर रैबिट पूरी तरह से सफेद नहीं है, उसके शरीर पर अभी भी थोड़ा हरा रंग है। खरगोश ने अपने कानों से मुट्ठी भर पानी उठाया और लिन जी पर छिड़क दिया, और फिर एक व्यक्ति और एक खरगोश ने ठंडे पूल में पानी की लड़ाई शुरू कर दी। इस पल डिक्सियन गेट से हजारों मील दूर एक अज्ञात धारा में शांत भाव से बहती धारा अचानक गरजी, और फिर पानी की कई धाराएं ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप में बहने लगी, जो धीरे धीरे बहते हुए एक पारदर्शी मानव आकृति का निर्माण करने लगी। सही का निशान लगाना। जब पानी की एक बूंद धारा में लुढ़की तो पानी के छींटों से बना व्यक्ति अंततः एक अजीब सी चमक के साथ चमक उठा। एक हल्की सी रोशनी चमकी और बाय लियान वहां से बाहर चला गया। वह चुपचाप पानी पर खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने वे कार्य विकल्प तैर रहे थे जो अभी अभी सामने आए थे। कार्य 1, सीधे पर्वत और सागर टोनबेई के मंडप पर जाएं, पूरा करने पर इनाम, निम्न श्रेणी की अमर कलाकृति शानहेहु अध्याय। कार्य 2, पहाड़ों और समुद्रों में करुणा के मंडप में जाने से पहले अन्यत्र अलौकिक राक्षसों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें, पूरा होने पर पुरस्कार, एकाग्रता जोड़ 2-4। मिशन 3, सीधे याओची के पवित्र पर्वत पर जाएं, पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1-9। कार्य 4, अलौकिक राक्षसों की खोज छोड़ दें, पूरा करने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 5। चुनाव कैसे करें, इस बारे में संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे कार्य में जोखिम बहुत कम है, लेकिन बाय लियान कभी हार नहीं मानेगी। वह बस सोचती है कि हार मानना अभी भी जोखिम भरा क्यों है, जो अनुचित है। और यह भी एक विकल्प है जो मारने के लिए पर्याप्त है। कम से कम मिशन 3 ने उसे थोड़ा सा जीवन दिया है। दूसरी कनिष्ठ बहन के साथ अभ्यास करने के बाद उसकी शक्ति में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा उसके पास अभी भी उसके स्वामी द्वारा उधार दिया गया सीलबंद दिव्य भाला है। 19 बिंदु एकाग्रता का जोखिम अब उसे आसानी से मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बाय लियान को पहले 2 मिशन विकल्पों के पीछे उजागर हुई जानकारी की चिंता है। वह जानती थी कि बेबेई मंडप में शान हेतों के दानव भगवान का क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों के साथ संबंध था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनका संबंध उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। आपको पता होना चाहिए कि मिशन 1 के लिए इनाम एक निम्न श्रेणी का परी हथियार है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत संभावना है कि अलौकिक राक्षसों का अड्डा शानहाई टोनबेई मंडप में स्थित है। दया। बाय लियान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया।
अगर वह सामान्य रूप से क्लेश पारलौकिक अवस्था तक पहुंच सकती है, तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। शायद उसे इन शंकाओं की जरूरत ही न हो, और वह सीधे शांघाई तोनबेई मंडप में बंदूक लेकर जाकर सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आखिर क्यों? बाय लियान ने धीरे से उसके पेट को दबाया। यहीं पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित होती है, और आध्यात्मिक शक्ति ज्वार की तरह बहती है। सपने में टूटू के साथ प्रशिक्षण के बाद से ही उसकी साधना समलन के चरम पर पहुंच गई है, लेकिन प्रणाली ने उसे बार बार याद दिलाया है कि एक बार जब वह तबाही को पार करने के चरण को तोड़ देती है, तो उसे निश्चित मृत्यु के खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से उसने लंबे समय तक लू फेंगजी को उकसाने की हिम्मत नहीं की। बाय लियान को पता था कि मास्टर के पारलौकिक क्लेश चरण तक न पहुंच पाने का कारण यह था कि एक निश्चित संभावना थी कि यह होनचेन तियानजुन का ध्यान आकर्षित करेगा। ये निश्चित नहीं है कि उसे होनचेन तियानजुन द्वारा खोजा जाएगा। हालांकि संभावना बहुत ज्यादा है। खेल में ऐसे रास्ते भी हैं जहां गुरु सफलतापूर्वक क्लेश पार कर लेता है लेकिन सुरक्षित रहता है। उसकी स्थिति अधिक गंभीर प्रतीत होती है। भविष्य का दर्पण। बाय लियान ने भविष्य के दर्पण की सतह पर अपना हाथ दबाया, और जैसी कि उम्मीद थी, भविष्य का दर्पण फिर से टूट गया। निश्चित रूप से आप इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि जब उसे दूसरा फ्यूचरोस्कोप मिलेगा तो चीजें अलग होंगी। शायद यह कोई संयोग नहीं है कि मैं इस दुनिया में आ सका। इस तरह सोचते हुए बाय लियान ने तीसरा कार्य चुना। नए अर्जित 19 एकाग्रता अंक उसकी ताकत को थोड़ा और बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बाय लियान ने सिस्टम पैनल बंद कर दिया, और दिशा की पुष्टि करने के बाद उसने याओची के पवित्र पर्वत की ओर भागने के लिए फिर से 5 तत्वों की एस्केप तकनीक का उपयोग किया। यद्यपि अंतरिक्ष शटल सुविधाजनक है, लेकिन इसकी गतिशीलता बहुत अधिक है। यदि वह दुर्भाग्यशाली रही और रास्ते में उससे किसी अलौकिक दानव ने रोक लिया, तो यदि वह सावधान नहीं रही, तो वह अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह में खो सकती है। आधे घंटे बाद बाय लियान चक्कर लगाने के बाद अंततः याओची पवित्र पर्वत के आसपास पहुंच गया। यह पूर्वी शेंझोउ के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इससे पहले वह जिन भी पहाड़ों पर गई हैं, उनके विपरीत याओची के अधिकांश पवित्र पर्वत समतल शिखर वाले हैं। पहाड़ों के बीच लाल पत्तों वाले पेड़ हैं, और पहाड़ों के बीच की खाली जगहें नीले और नीले रंग के तालाबों से भरी हैं, जो ऊंचाई से देखने पर जलती हुई लौ में खिले हुए रत्नों की तरह दिखते हैं। बादलों के पास दिल नहीं होता, पानी के पास फुर्सत होती है। जब भी भारी बारिश होती है तो पहाड़ों में सफेद धुंध तैरती है, और यह जगह वास्तव में एक परिलोक की तरह है, जो लोगों को रुकने और वापस आने के बारे में भूलने पर मजबूर कर देती है। पवित्र पर्वत का नाम इसी से आया है। लेकिन आज हालात बहुत गलत हैं। बाय लियान एक नीले तालाब के किनारे बैठ गया। पूल का पानी अभी भी साफ था, लेकिन किसी कारणवश पूल की सतह पर कुछ पक्षियों के शव तैर रहे थे। चारों ओर का वातावरण शांत है, बेचैन कर देने वाला शांत। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार उसे वापस ले लिया। उसने यंगशी को संदेश भेजा, लेकिन 15 मिनट बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह खड़ी हुई और बादलों और धुंध से घिरे याओची पवित्र पर्वत के मुख्य भाग को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, और एक के बाद एक नीली तितलियां उसके हाथ के पीछे उड़कर आ गईं। प्रेत तितली। यह एक बहुत ही सामान्य जांच मंत्र है। बाय लियान उन तितलियों को उड़ते हुए देख रही थी। एक निश्चित क्षण में उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने उन तितलियों को जलते हुए कागज की तरह बिखरा हुआ देखा। वास्तव में एक समस्या है। बाय दया एक बर्फ गुफा में गिरने की तरह है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1087। वह स्वप्न जैसे बादल और धुंध को घूरती रही, और उसे गंभीरता से संदेह हुआ कि इस समय अंदर रह रहा व्यक्ति कोई अलौकिक राक्षस है। क्या आप अंदर जाना चाहते हैं, या अंदर जाने से पहले थोड़ी देर इंतजार करना चाहते हैं? एक ओर उसकी यात्रा का उद्देश्य एक शक्तिशाली अलौकिक दानव को पकड़ना और अपने स्वामी को बचाने का रास्ता खोजना है, और दूसरी ओर वह भविष्य का एक और दर्पण प्राप्त करना चाहती है। यदि वह दूसरा लक्ष्य हासिल करना चाहती थी, तो वह याओची पवित्र पर्वत को जाने नहीं दे सकती थी। और जब बाय लियान हिचकिचा रहा था, तो नीले तालाब के किनारे से हल्की सी आवाज आई। कोई व्यक्ति। बाय लियान जल्दी से घूम गया। खुले स्थान में एक गोलाकार जादुई घेरा दिखाई दिया, और सफेद रोशनी की चमक के साथ एक लड़की अचानक प्रकट हुई। परी यिंगशी। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये यंगशी थी जो आई थी।
यंगशी याओची पवित्र पर्वत की सफेद परी पोशाक पहने जमीन पर करवट लेकर बैठी थी। उसके लंबे बाल जो पहले सिर के पीछे बंधे थे, बिखरे हुए थे और मोती की हेयरपिन कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथ जमीन पर टिका दिए और उसकी हथेलियों से खून बहने लगा। पुकार सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। जब उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति बाय लियान है, तो वह ऐसे स्थिर रही जैसे किसी ने उसके शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदु बना रखे हो। परी यंगशी, बाय लियान ने फिर पुकारा। यंगशी अभी भी नहीं हिली, लेकिन इस बार उसने कहा, क्या यह एक मतिभ्रम है? बाय लियान यंगशी के सामने बैठ गई। उसने यंगशी की चोटों की जांच की। चोटें गंभीर थीं, लेकिन जानलेवा नहीं थीं। अच्छा, अपना मुंह खोलो। बाय लियान ने कई गोलियां निकाली। यंगशी को हिलते हुए न देखकर उसने बलपूर्वक यंगशी का मुंह खोला और उसमें अमृत भर दिया। परी यंगशी, क्या हुआ? बाय लियान ने यंगशी का कंधा हिलाया, लेकिन यंगशी बार बार यही कह रही थी कि क्या यह एक भ्रम है, मानो उस पर किसी राक्षस का साया हो। इस समय सबसे अच्छा इलाज चेहरे पर थप्पड़ मारना है ना? उसने अपना हाथ उठाया। जब उसकी हथेली गिरने ही वाली थी, बाय लियान फिर रुक गई। वह यंगशी के घबराए हुए चेहरे को बहुत देर तक देखती रही, फिर अचानक अपनी बाहें खोली और यंगशी को अपनी बाहों में भर लिया। परी यंगशी, यह कोई भ्रम नहीं है, मैं यहाँ हूँ। बताओ, क्या हुआ? जूशी की आवाज कोमल और आकर्षक थी, और जूश से बाय लियान का आलिंगन हमेशा लोगों को सुरक्षित महसूस कराता था। कुछ देर तक कांपने के बाद वार्बलर ने धीरे से अपना सिर उठाया। सम्राट बाय लियान, पवित्र गुरु, मास्टर मार्शल अंकल और मेरी बहन सभी याओची पवित्र पर्वत में रह रहे हैं। गरम आंसू गिरने लगे। बाय लियान ने उसके आंसू पोंछे। क्या ये कोई अलौकिक राक्षस है? शानहाई तोनबेई मंडप से मोजुन और अन्य लोग भी हैं, वे अचानक ऊपर आ गए। यंगशी ने अपना सिर नीचे कर लिया। पवित्र गुरु ने मुझे मदद मांगने के लिए कहा था, लेकिन वे सभी वहीं रुक गए, और मैं अकेली थी जिसे बाहर भेज दिया गया। अच्छा, ऐसा है। क्या ये सही समय है? बाय लियान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अलौकिक राक्षस इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन समस्या यही आती है। शानहाई तोनबेई मंडप के दानव पूज्य को राक्षसों के मार्ग में प्रथम स्थान प्राप्त है। उनके और क्षेत्र के बाहर के स्वर्गीय राक्षसों के साथ सिस्टम द्वारा दिए गए जोखिम मूल्यांकन में केवल 19 अंकों का ही संकेंद्रण क्यों है? बाय लियान ने अभी भी शुद्ध सफेद पहाड़ी कोहरे की ओर देखा। उसे इस पहाड़ पर जाना ही होगा, और अगर वह नहीं जाती तो उसे अंदर जाना ही होगा। अध्याय 14। वह व्यक्ति जिसकी बाय लियान को चिंता है। 5K याओची पवित्र पर्वत पर आने से पहले बाय लियान ने खुद को मृत्यु की संभावना के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। जब उसे पता चला कि क्षेत्र के बाहर दानव भगवान और स्वर्गीय राक्षसों ने पहले हमला किया, तो उसके लिए यह कहना असंभव था कि वह डरी नहीं थी। लेकिन ये डर उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस विशाल भूभाग पर करोड़ों वर्षों से मानव जाति की संख्या में वृद्धि हुई है। इस दौरान अनगिनत अंधकार युग आए हैं, लेकिन मानव सभ्यता कभी भी नष्ट नहीं हुई। महान प्रेम भी अच्छा है, थोड़ा प्यार उल्लेख के लायक है। जब संकट आता है, तो हमेशा एक खास भावना होती है जो भय पर विजय पाती है और सबसे नाजुक शरीर को भी सूर्य की तरह चमकने पर मजबूर कर देती है। इस समय बाय लियान के दिल में ऐसी भावनाएं थी। डिक्वीड की तरह वह पिछले कुछ वर्षों से क्योंगमिंग पीक को अपना घर मान रही है। चाहे वह मास्टर हो, छोटी बहन हो या टूटू, हर कोई इस परिवार का अनिवार्य सदस्य है। उसका सबसे बड़ा सपना स्वर्ग का कोई शक्तिशाली सम्राट बनना नहीं है, न ही कोई ऐसी किंवदंती बनना जो हमेशा के लिए चली जाए। वो बस अपने परिवार के साथ मेज पर आराम से बैठना चाहती है और बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु के हर दिन को जीना चाहती है। इस घर में शायद कुछ शोर होगा। बाय लियान को उम्मीद नहीं है कि दूसरी और तीसरी जूनियर बहनें वास्तव में सबसे अच्छी दोस्त बन जाएंगी जो हर चीज के बारे में बात करती हैं। वास्तव में शोरगुल होना सामान्य बात है। लोगों के बीच टकराव तो होगा ही। जब तक सब एक दूसरे को समझ पाएंगे, ये परिवार और भी गर्मजोशी से भरा रहेगा। परी यंगशी, मैं तुम्हें पहले पहाड़ से नीचे ले जाऊंगा। बाय लियान ने यंगशी की ओर मुड़कर कहा। यंगशी, जो अभी भी घबराई हुई थी, ने ये सुनते ही तुरंत अपना सिर उठाया। नहीं, मैं नहीं जा सकती, वे अभी भी पहाड़ पर हैं, मैं अकेले नहीं भाग सकती। उसकी आंखों में लालसा थी, मानो वह चाहती थी कि बाय लियान उसे अपने साथ ले जाए। बाय लियान ने गंभीर चेहरा बनाया। लगता है परी यंगशी ने स्थिति का पता नहीं लगाया है। ये भागना नहीं है, बल्कि मदद मांगना है। क्या आप भूल गई कि आपके संप्रदाय के पवित्र गुरु ने आपसे क्या कहा था? यदि आप इस समय वापस जाते हैं, तो आप उनकी आशा को पूरी तरह से तोड़ देंगे। मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा।
वास्तव में मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। अलौकिक राक्षसों की ताकत आपकी कल्पना से कहीं परे है। उनमें से सबसे शक्तिशाली निश्चित रूप से मानव अमर के बराबर भयानक शक्ति रखते हैं। कुलीन संप्रदाय के पवित्र गुरु शुरुआत में समय में देरी करने के लिए परिकलाकृतियों का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यदि आप लंबे समय तक देरी करते हैं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे और आपके लिए बचा हुआ समय परियंशी समाप्त हो रहा है। वह इस समय यंशी पहले ही अपना दिमाग खो चुका था और अपनी सारी उम्मीदें केवल बायलियान पर ही टिका सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? बायलियान ने यंशी की बाहों में एक बिल्कुल नई जेड स्लिप ठूंस दी। सुदृढ़ीकरण से संपर्क करना, यह कोई पारिवारिक मामला नहीं है। एक बार लक्ष्य पूरा हो जाने पर पूरे पूर्वी देव महाद्वीप को बाहरी क्षेत्र के राक्षसों से नुकसान पहुंचेगा। यह देखकर कि यंशी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, बायलियान ने तुरंत यंशी को हजारों मील दूर भेजने की योजना बना ली। मैं पहले जाऊंगा, सम्राट बायलियान। यंशी ने बायलियान को रोका जो जाने ही वाली थी। क्या गलत? बायलियान ने यंशी को संदेह से देखा। धन्यवाद। बायलियान के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। मैं भी अपने लिए हूं। यंशी ने हल्के से सिर हिलाया। जब सम्राट बायलियान खतरे में थे तो सबसे पहले दौड़कर वहां पहुंचते थे। अगर सम्राट बायलियान न होते तो याओची का पवित्र पर्वत शायद। बायलियान ने यंशी के शब्दों को बीच में ही टोकते हुए कहा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और अगर मैं नहीं भी आई तो भी याओची सेक्रेड माउंटेन निश्चित रूप से कोने को मोड़ देगा। यह यंशी की भौहें कांप उठी, मानो उसे कोई संदेह हो। बायलियान ने कहा, परी यंशी ने मेरी किंग सम्राट की कथा पढ़ी है। ठीक है। बायलियान मुस्कुराए और बोली, उस समय की स्थिति आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। पूर्वी देव महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा गिर गया था, लेकिन उस समय भी ऐसे लोग थे जो अंधेरे में उठ खड़े होते और मशाल आगे बढ़ाते थे। परग्रही राक्षस यहाँ एक से ज्यादा बार आ चुके हैं। जमीनों पर धावा बोला, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हुए, और इस बार भी कोई अपवाद नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। परी यंशी, मैं पहले जा रहा हूँ। जब विचलित यंगयिंग पीछे छूट गई तो बायलियान सीधे भाग गई। यंशी कुछ देर तक मेज पर बैठी रही और फिर अचानक उसने एक किताब निकाल ली। वह किंग सम्राट की जीवनी है जिसे टोंग याओ और झाओ हैया के जोरदार प्रचार के तहत व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। क्विंगडी तड़क गया। यंशी ने अचानक पुस्तक को बलपूर्वक बंद कर दिया, फिर बायलियान द्वारा दी गई जेड पर्ची निकाली और याओची पवित्र पर्वत की वर्तमान स्थिति को उस संप्रदाय को भेज दिया जिसके याओची पवित्र पर्वत के साथ अच्छे संबंध थे। ये सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने घायल शरीर को सहारा देते हुए लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। वह पहले ही वह कर चुकी है जो वह कर सकती है। वह नहीं जानती कि समाचार प्राप्त करने वाले लोग क्या करेंगे, लेकिन वह याओची पवित्र पर्वत की सदस्य है। उसके लिए यह असंभव है कि वह दूसरों को याओची पवित्र पर्वत को बचाने के लिए जाते हुए देखे और स्वयं कुछ न करे। उसकी ताकत पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन वह जानती है कि याओची पवित्र पर्वत में हर प्रतिबंध कहाँ है और समुद्र को कैसे खोलना है, और यह महत्वपूर्ण क्षणों में चमत्कारी प्रभाव डालने में सक्षम हो सकता है। ये प्रतिबंध उस पवित्र पर्वत की नींव है जिसे अनेक पूर्वजों ने अनगिनत प्रयासों से निर्मित किया था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1088। ये वास्तव में इन नींवों के कारण है कि मोजुन और क्षेत्र के बाहर के स्वर्गीय दानव पहले स्थान पर पवित्र पर्वत को तोड़ने में सक्षम नहीं थे, और यह वास्तव में इस वजह से है कि पवित्र मास्टर और अन्य लोगों को उसे बाहर भेजने का अवसर मिला। यंशी बहुत धीरे धीरे चलती थी, उसके शरीर पर लगी चोटों के कारण उसकी गति बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन अगर ऐसा न होता तो वह आश्चर्यजनक दृश्य नहीं देख पाती। वह है। यंशी रुक गई, लेकिन दूर आकाश में अचानक दर्जनों रंगीन झंडियां दिखाई देने पर वे उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए रुक गईं। प्रकाश गायब हो गया और पहला व्यक्ति किंगक्सुआन जियानजोंग था जो ताइक्सुआन दाओमेन में अपनी उपस्थिति के बाद 1 महीने से अधिक समय से लापता था। वरिष्ठ किंगशुआन इतनी जल्दी कैसे आ गए? यंशी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। मदद के लिए संदेश भेजे हुए उसे अभी केवल 15 मिनट ही हुए हैं। किंगशुआन तलवार संप्रदाय ने गंभीरता से कहा, कुछ दिन पहले सम्राट बायलियान ने मुझे बताया था कि अलौकिक राक्षसों का असली निशाना सांशेन स्मारक था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने जल्दी आने का फैसला किया। किसने सोचा था कि मैं अलौकिक राक्षसों से एक कदम भी पीछे रह जाऊंगा? यंशी उदास दिख रही थी। किंगक्सुआन जियानजोंग ने कहा, समय मेरा इंतजार नहीं करता मिस यंशी, मैं सबसे पहले याओची पवित्र पर्वत पर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत देर नहीं होगी।
यंगशी ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने किंगक्सुआन जियानजोंग से उसे अपने साथ ले जाने की भीख नहीं मांगी, आखिरकार वह अब सिर्फ एक बोझ है। किंगक्सुआन जियानजोंग तुरंत लोगों को दूर ले गया। और उनका आगमन तो बस शुरुआत है। अगले आधे घंटे में सड़क पर धीरे धीरे चल रही यंगशी की मुलाकात कियानजियान शहर के सर्वोच्च बुजुर्ग, वुशान तीरथ के महल गुरु, तियानजी गेट के गुरु जिया और अन्य लोगों से हुई। जब ये बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय, जिसके पास पुनर्निर्माण का समय नहीं था, ने भी कई लोगों को भेजा। अंत में यंगशी की मुलाकात एक ऐसे किसान से हुई जो पड़ोस में घूम रहा था और खबर सुनकर दौड़कर वहां पहुंचा। आसमान से उड़कर आने वाले इन राक्षसों ने बार बार हमारे भिक्षुओं की मातृभूमि पर आक्रमण किया है। ये वास्तव में घृणित है। बाइमेन के शिष्य मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। अब जब सम्राट बाइलिन इस क्षेत्र के बाहर के राक्षसों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ। वे दुष्ट साधक जो देवताओं को रूपांतरित करने के चरण में सबसे बलवान थे तथा नींव निर्माण के चरण में सबसे कमजोर थे, सभी धर्मी क्रोध से भर गए तथा अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया तथा उस अलौकिक दिव्य राक्षस की माता को मार डालने की इच्छा से। सब लोग शांत हो जाओ। यंगशी, जो चारों ओर से घिरा हुआ था, ऊंची आवाज में चिल्लाया। ये अलौकिक राक्षस अत्यंत भयानक हैं, वह इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। यहां तक कि उसने अलौकिक राक्षसों की ताकत का वर्णन करने के लिए अतिरंजित तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इससे उन आकस्मिक साधकों को डर नहीं लगा। मौत तो देर सवेर मौत ही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को एक दिन ये दरिंदे परेशान करें। प्रथम बनने का साहस करना बैमेन के दर्शन में से एक है। भीड़ उत्साहित थी। यंगशी को उन आकस्मिक साधकों को छोड़ने के लिए राजी करने में बहुत प्रयास करना पड़ा। हाँ, अगर हम इस समय वहां जाते हैं, तो न केवल हम सम्राट बाइलियान और अन्य लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम उनके काम में बाधा भी डालेंगे। यदि वास्तव में कोई महत्वपूर्ण क्षण आ जाए और आपको जीवित प्राणियों की बलि देनी पड़े, तो कृपया मुझसे शुरुआत करें। मैं बस यहीं बैठूंगा। परी यंगशी, कृपया निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कुछ नहीं करूंगा। सब लोग। यंगशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने आह भरी और कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए कहा, तो फिर मैं सबसे पहले याओची पवित्र पर्वत पर वापस जाऊंगी। परी यंगशी, ध्यान रखना। यंगशी को नहीं पता था कि वह अपने मूड का वर्णन कैसे करे। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बदसूरत और कड़वा था, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से गर्म था, और यहाँ तक कि उसके शरीर का दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। जब वह किसी मुसीबत में होती है तो ये दुनिया उसे हमेशा आश्चर्यचकित कर देती है। यह उसका सौभाग्य नहीं है, बल्कि उन लोगों का प्रबल साहस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष, 10 साल, शतक, यहाँ तक कि हजारों वर्षों, अनगिनत युगों तक, ये ज्वाला कभी नहीं बुझी है, और कोई न कोई हमेशा इसमें और अधिक साहस जोड़ता रहेगा। यंगशी ने अपना सिर उठाया। फरवरी में वसंत की हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया, उसकी उम्मीदों को उड़ा दिया। वह ऊंची उड़ान भरती रही, और अंततः याओची के पवित्र पर्वत पर पहुंच गई। सब लोग। अपने पीछे लोगों की भीड़ को देखते हुए, बाइलियान ने धीरे से सीलबंद दिव्य भाला निकाला। संभवतः उनकी उपस्थिति के कारण ही सिस्टम द्वारा दिया गया जोखिम मूल्यांकन केवल 19 बिंदुओं पर केंद्रित है। आज अतीत से अलग है। व्यवस्थित चमकाने की प्रक्रिया में आज के लोगों को पहले से ही इस आकाश में सबसे मजबूत लोगों में से एक कहा जा सकता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। अलौकिक राक्षस बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन अब वे सम्राट जियानयुआन से भी बहुत कमतर हैं। होंगचेन त्यानजुन से तुलना करना तो दूर की बात है। यदि आप इस बाधा को भी पार नहीं कर सकते, तो मास्टर को बचाने का प्रयास करना शुद्ध मजाक है। मैं नेतृत्व करूंगा। बाइलियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र पर्वत के ऊपर लहराते बादलों और धुंध में कदम रखा। जिस समय बाइलियान और अन्य लोग रवाना हुए, याओची के पवित्र पर्वत पर गश्त कर रहे मोजुन को यह समाचार मिला। यह इतनी जल्दी कैसे आ गया? इस समय उसका कठोर चेहरा विचलित हुए बिना नहीं रह सका। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह देर सवेर बाइलियान से लड़ेगा, लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस बार ऐसा नहीं हो सकता। इस बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, वह बाइलियान के साथ लड़ाई से बचने की पूरी कोशिश करेगा। मोजुन हवा में तैरते हुए चुपचाप याओची पवित्र पर्वत पर उन लोगों को देख रहा था जो परिकलाकृतियों की बाधा में फंसे हुए थे। वह अब यह नहीं समझ पा रहा है कि किसने खबर लीक की और बाइलियान को यहां लाया। उल्लेख करने लायक, अब इस तरह की समस्या के
बारे में सोचने का समय नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य के दर्पण को याओची शेनशान के हाथों में लाने का रास्ता खोजा जाए। राक्षस राजा ने तुरंत ही यह समाचार उस अलौकिक राक्षस के राक्षस सम्राट को भेज दिया। जल्द ही उन्हें जवाब मिल गया। जैसा कि उन्होंने यहां आने से पहले चर्चा की थी, भविष्य का दर्पण छीनने के लिए त्वरित, सटीक और निर्मम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यदि इस बार यह सफल हो गया, तो उन धर्मी लोगों के लिए भविष्य का दर्पण खोजना कठिन हो जाएगा, जब वे पूरी तरह से तैयार होंगे। ये कदम बुरा नहीं है। राक्षस राजा ने राक्षस सम्राट के संदेश को सहजता से अनसुना कर दिया। संदेश न तो लंबा है और न ही छोटा, इसे 4 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। वेई को घेरो और झाओ को बचाओ। ये सर्वविदित है कि बाई लियांग डू शियानमेन को बहुत महत्व देती है। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब वह उन्हें भविष्य के दर्पण पर कब्जा करने से रोकती है, अगर उसे अचानक खबर मिले कि डू शियानमेन घेरे में है, तो वह क्या करेगी? क्या अब पीछे हटने का समय आ गया है? बाह्यग्रहीय राक्षस स्पष्टतः इस स्थिति को देखना चाहते हैं ताकि वे भविष्य का दर्पण आसानी से प्राप्त कर सकें। यदि बाई लियान पीछे नहीं हटता, तो इस खबर से उसकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से विचलित हो जाती। यह मानव हृदय एक बार अव्यवस्थित हो जाए तो इसमें दोष दिखना आसान है, और यदि दोष हो तो इसे गिराया जा सकता है। कई पूछताछ के बाद अलौकिक दिव्य दानव को पता चला है कि एक और भविष्य का दर्पण बाई लियान के हाथों में है। शुरुआत में उनकी योजना पहले याओची के पवित्र पर्वत के भविष्य के दर्पण को जब्त करने की थी, और फिर बाई लियान को घेरने और मारने के लिए जाल बिछाने के अवसरों की तलाश करना था। अब ऐसा लगता है कि यदि वे भाग्यशाली रहे तो आज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। 3 जीवन स्मारक मूल रूप से एक पूर्ण पत्थर की पट्टिका थी, जो पुनर्जन्म के मार्ग पर पैदा हुई थी, लेकिन बाद में इसे अतीत के स्मारक, इस जीवन के स्मारक और परलोक के स्मारक में तोड़ दिया गया। इन तीनों स्मारकों के अपने अपने जादुई प्रभाव हैं, लेकिन सबसे चमत्कारी स्मारक सबसे बड़ा परलोक स्मारक है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व स्मारक न केवल भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, बल्कि भविष्य को पलट भी सकता है और स्थापित नियति को बदल भी सकता है। और ये तो मृत्यु के बाद के स्मारक की क्षमताओं का केवल एक हिस्सा है। जब मोजुन ने ये समाचार सुना तो वह भी भावुक हो गया। भाग्य अप्रत्याशित है। यद्यपि यह अफवाह है कि तियानजुन अतीत और वर्तमान को उलट सकता है, यदि आप ऐसे किसी देवता का सामना करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से लुभाए जाएंगे, है ना? जब मोजुन सोच रहा था, बाई लियान, किंगक्सुआन जियानेजुग और अन्य लोग पहले ही याओची के पवित्र पर्वत में पहुंच चुके थे। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1089। तबाही के बावजूद पवित्र पर्वत अभी भी एक परिलोक की तरह पवित्र पर्वत है। यहाँ एक भी पौधा या पेड़ नष्ट नहीं हुआ, लेकिन हमले के पहले दौर में ही कई लोग मारे गए। भले ही बाकी लोगों के पास अमर शरीर की सुरक्षा हो, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिक सकते। अधिकतम 2/4 घंटे में मेरी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। प्रभु ने पीछे मुड़कर देखा। याओची पवित्र पर्वत के अन्य वरिष्ठ संप्रदाय उसके पीछे सुव्यवस्थित ढंग से बैठे थे। कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन वह जानती थी कि उनके शरीर में अधिक आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची है। अलौकिक राक्षसों की ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, और उस दानव भगवान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं परे है। यदि ऐसा न होता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी जल्दी नष्ट न होती। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने समय पर परी हथियार को बुलाने के लिए पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया की, अन्यथा बिना एक शब्द कहे जमीन पर बैठे उन प्यारे जूनियर्स ने अपनी आत्मा खो दी होती। घृणास्पद। प्रभु ने अपने दांत भींच लिए और उनके नाखूनों के निशान उनकी हथेलियों पर गहरे पड़ गए। उसकी नजर छोटे संत पर पड़ी। पहले तो उसने छोटे संत को बाहर भेजना चाहा, लेकिन छोटे संत ने उसे अकेले में पा लिया और उससे अपनी बड़ी बहन यंगशी को बाहर भेजने को कहा। इसका कारण यह है कि यंगशी की प्रतिभा याओची पवित्र पर्वत में नंबर 1 है। अगर मैं होता, तो मैं निश्चित रूप से याओची के पवित्र पर्वत के पुनर्निर्माण की भारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता, लेकिन मेरी बहन अलग है। यद्यपि छोटी संत युवा है, वह एक नजर में अपने सच्चे विचारों को देख सकती है। क्योंकि यह परिवर्तन इतना अचानक हुआ, पवित्र गुरु ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि याओची पवित्र पर्वत इस संकट से बच पाएगा। छोटे संत के शब्द उसके दिल को छू गए। उसे अतीत याद आ गया। वरिष्ठ बहन ने भी उस समय उनसे और गुरु से ऐसी ही बातें कही थी। यदि ऐसा न होता तो वह पवित्र गुरु नहीं बन पाती। पवित्र गुरु अंततः छोटे संत के अनुरोध पर सहमत हो गए। उम्मीद है वह जीवित और स्वस्थ होगी।
पवित्र प्रभु केवल अपने हृदय की गहराई से आह भर सके, किसी भी प्रकार की चिंता प्रकट करने का साहस नहीं कर सके। लेकिन इसी समय अचानक एक दुर्घटना घटित हो गई। कुछ अलौकिक राक्षस जो लगातार परिबाधा पर हमला कर रहे थे, रुक गए, और वे पीछे मुड़ गए और याओची के पवित्र पर्वत से बाहर उड़ गए। जाल, या प्रभु को जल्द ही एहसास हो गया कि यह कोई जाल नहीं था, क्योंकि उसने बाय लियान, किंगक्सुआन जियानजुग और अन्य परिचितों को देखा। ये भी वही बात है। पवित्र गुरु थोड़ा उलझन में थे। ये दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। लेकिन जो बात तुरंत उभरी वह थी असीम खुशी। वह बच गया, याओची का पवित्र पर्वत बच गया। उसने चारों ओर देखा और यंशी की आकृति ढूंढने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि यंशी उनमें से नहीं है, तो उसे फिर से राहत मिली। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो ये खतरनाक है। क्षण भर में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। यह एक जानलेवा लड़ाई है जिसमें कोई बकवास नहीं है। जैसे ही किंगशुआन जियानजुग और अन्य लोग सामने आए, उन्होंने सीधे अपनी बड़ी चालें चली। इस समय उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यह लड़ाई याओची के पवित्र पर्वत को नष्ट कर देगी। जो इमारतें ढह जाती हैं, उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर लोग चले गए तो वे सचमुच चले गए। मास्टर के दिव्य भाले को पकड़े हुए बाय लियान ने एक अलौकिक दानव के हमले को आसानी से हरा दिया। भले ही यह एक सीलबंद भाला है, यह अब तक देखी गई किसी भी तलवार से कहीं बेहतर है। भले ही यह चौथी जूनियर बहन है, ये कठोरता के मामले में बहुत कम है। लेकिन बाय लियान का आक्रमण ज्यादा देर तक नहीं चला। बाह्यग्रही राक्षस तितर बितर हो गए और काले वस्त्र पहने एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा चाकू की तरह कठोर है और अनगिनत भंवर जैसी हवाएं उसके काले वस्त्र के चारों ओर तैर रही हैं। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, मूलतः उज्ज्वल आकाश अचानक अंधकार में हो गया, मानो चारों ओर का सारा प्रकाश उसके द्वारा निगल लिया गया हो, और सभी की आंखें उस पर केंद्रित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। शैतान। क्विंगजुआन जियानजुग की आवाज थोड़ी कर्कश थी। यहां तक कि बाय लियान पर भी उसने कभी ऐसी भयानक दमनकारी शक्ति महसूस नहीं की थी। दानव भगवान का रवैया अत्यंत सौम्य था। सम्राट बाय लियान। वह चिल्लाया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बाय लियान को प्रणाम किया। बाय लियान ने कुछ नहीं कहा। यह वह पहाड़ है जिसे उसे पार करना है। जब तक वह यहाँ दानव भगवान को हरा सकती है, वह निश्चित रूप से मास्टर को बचाने का एक रास्ता खोजने में सक्षम होगी। उस मामले में यह देखकर कि बाय लियान चुप है, मोजुन ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। एक क्षण में उसके शरीर के चारों ओर का काला भंवर फूट पड़ा और पलक झपकते ही आसपास का स्थान काला हो गया। जब बाय लियान को होश आया तो उसने पाया कि उसे एक अलग स्थान पर खींच लिया गया था। एक डोमेन, या एक छोटी सी दुनिया। वह अपने आसपास के वातावरण की सावधानी पूर्वक रक्षा करती थी। अंधेरे में मोजुन की आवाज अचानक आई, सम्राट बाय लियान, मेरे पास कुछ जानकारी है जो आपको निश्चित रूप से रुचिकर लगेगी। बाय लियान ने पूछा, कौन सी जानकारी? जिस क्षण आपने याओची के पवित्र पर्वत पर कदम रखा, अलौकिक राक्षसों ने पहले ही डू जियानमिन पर हमला शुरू कर दिया है। क्या? ये सुनकर बाय लियान की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, और अंतहीन भय आसपास के अंधेरे की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। यदि मास्टर अभी भी स्वस्थ हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अब जब मास्टर इतने दर्द में हैं कि वे चल भी नहीं सकते, तो वे दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं? वापस जाओ, भले ही यह झूठ हो, उसे वापस जाकर देखना चाहिए। लेकिन बाय लियान को निराशा हुई कि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मोजुन की आवाज फिर से गूंजी, मैंने ये जानकारी सम्राट बाय लियान के दिल को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए कही थी। ईमानदार, सहयोग की ईमानदारी, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक ही समय पर डू जियानमिन एनलैन, जो बिस्तर पर लेटी हुई गुफा की छत को घूर रही थी, को अचानक खबर मिली कि डेक्सियन गेट पर हमला हो रहा है। मेरी मदद करो। उसने टूटू का कान पकड़ लिया। चिरप। टूटू ऐसे उछल पड़ा मानो उसके नितंब पर कोई प्रहार किया गया हो। अध्याय 15, जब मैं स्वर्गीय पूज्य बनूंगा। 5K। बन्नी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सपने में वह अपने नितंबों को ऊपर उठाकर खुशी से घास खा रही थी। लेकिन जैसे ही घास अंदर घुसी, किसी ने उसका कान पकड़ लिया। वह छटपटाई, चीखी, और यहां तक कि अपने छोटे छोटे पंजे बढ़ाकर किसी को मारना भी चाहती थी, और फिर वह सपने से जाग गई। घास खत्म हो गई है। आराम की जिंदगी खत्म हो गई है। एनलेन ने अपने कान पकड़ लिए, जोर से खांसने लगी और खांसते हुए बोली, मुझे जल्दी से उठाओ। चिरप। टूटू ने गुस्से में अपने कान एनलेन की हथेली से खींच लिए। अतीत में, चाहे वह कितना भी चिल्लाए, वह एनलेन के बुझी पर्वत से बच नहीं सकती थी,
लेकिन अब उसने यह आसानी से कर लिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने अन लैन के कान पर कुछ बार थपथपाया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1090। चिरप जोर से फटकार लगाओ, अच्छी तरह से लेट जाओ, तुम उठो और हथौड़ा। टूटू ने गुस्से से एन लैन को घूरा और फिर धीरे से उठा हुआ रजाई वापस ढक लिया। हॉक सो जाओ, सो जाओ। टूटू ने जम्हाई ली, फिर सिकुड़कर एन लैन के कान के पास लेट गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर पाती, उसके कान फिर से पकड़ लिए गए। कुआं। टूटू गुस्से से मुस्कुराया। भले ही अब आप एक घायल व्यक्ति हैं, अगर आप बार बार मेरे कान खींचते हैं तो मैं अभी भी क्रोधित हो जाऊंगा। तुम रुको, जब बायलियान वापस आएगी तो मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी। उसने 2 झटकों से एनलैन का हाथ दूर धकेल दिया और गुफा से एनलैन की आवाज सुनाई दी। विदेशी दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं, देर मत करो, जल्दी से मेरी मदद करो। अरे! टूटू एक क्षण के लिए ठिठक गया, फिर एनलैन को संदेह भरी नजरों से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने कान हिलाए। अरे तो पहले तुम रुको। वह बहुत मजबूत शरीर वाली है और 2-3 झटकों में गुफा से बाहर कूद गई। आन लैन ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। जब टूटू वापस आए तो उसके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। जब वह दौड़ी तो उसके कान हवा के साथ नाच रहे थे, बिल्कुल लूबू के सिर के पंखों की तरह। हॉक। टूटू एन लैन के सामने कूद पड़ा, मानो पहाड़ी द्वार के बाहर लड़ाई की तीव्रता बताना चाहता हो। एन लैन ने भौहें चढ़ाई। मुझे समझ नहीं आया। टूटू ने हताश होकर अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन जल्द ही वह फिर से खुश हो गई। अब ऐसी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने जल्दी से एनलैन को बिस्तर से उठने में मदद की। हॉक, मुझे पहाड़ी द्वार तक ले चलो। हालांकि मैंने संरचना को मजबूत कर दिया है, लेकिन पर्याप्त सामग्री की कमी के कारण संरचना अभी भी अस्थिर है। अगर इसमें ज्यादा देर हुई तो बहुत से लोग हताहत होंगे। एनलैन ने हल्के से हाँफते हुए कहा। टूटू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंत्रों से उसे घसीट कर ले गया। कियोगमिंग चोटी पर बहुत कम लोग थे और अब उनमें से आधे भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ से नीचे आया, एनलैन ने डू जियानमिन के शिष्यों को देखा जो हर जगह जल्दी में थे। गहरे बैंगनी रंग की धुंध ने आकाश को रोशन कर दिया और कुछ देर के लिए ये स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव हो गया कि बाहर क्या हो रहा है। कोई भी रोया नहीं, कोई भी घबराया नहीं, और कोई भी भागा नहीं, सिवाय उसके खुद के। आप क्या कर रहे हो? आखिरकार एनलैन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। टूटू उसे जिस दिशा में ले गया वह स्पष्ट रूप से यूनलुओ चोटी के पीछे निषिद्ध क्षेत्र था, न कि डेक्सियन गेट का द्वार। अगर उसे सही से याद है तो वहां एक अति लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन सर्कल था। एनलैन के सवालों का सामना करते हुए टूटू बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि अगर एनलैन ने उसका कान खींचा तो भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रुकना! एनलैन अचानक गुस्से से चिल्लाया, उसके मन में एक अस्पष्ट भय का भाव था। टूटू अवचेतन रूप से रुक गया, लेकिन पीली पड़ चुकी एनलैन की ओर देखने के बाद वह निषिद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ती रही। तुम्हें मुझे ले जाने के लिए किसने कहा था? सिर को, यान यू को, या उन अयोग्य शिष्यों को? बन्नी ने कुछ नहीं कहा। मेरे आदेश की अवज्ञा करने का साहस करो, क्या तुम जीना नहीं चाहते? बन्नी अभी भी नहीं बोला। एनलैन नाराज लग रही थी और हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस तरह मेरे आदेश की अवज्ञा करने का साहस किया। जब मैंने 3000 लोगों को पार किया तो दाव मेरे नियंत्रण में था और पुनर्जन्म ने मेरे लिए रास्ता बना दिया। उन अमर सम्राटों ने मुझसे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। टूटू आखिरकार रुकी, उसने मामला स्पष्ट रूप से समझाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने लिखने और चित्र बनाने के लिए अपने कान आगे बढ़ाए, यान यू अचानक दूर से उड़कर आ गई। मुझे पता था कि तुम बहादुर होगे। बैंगनी कपड़े वाली महिला ने उदास चेहरा बनाया, भले ही तुम अपने बारे में न सोचो, तुम्हें बाय लियान के बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ? एनलैन का चेहरा काला पड़ गया। यान यू ने समझाया, बाहर से आए अलौकिक दिव्य राक्षसों ने कहा कि जब तक वे तुम्हें सौंप देंगे वे तुरंत वापस चले जाएंगे और वे डू जियानमिन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे मुझे किस लिए ढूंढ रहे हैं? एनलैन का दिमाग घूम रहा था। कहीं उसकी पहचान उजागर तो नहीं हो गई। यान युएदो, अभी अभी खबर मिली है कि बायलियान ने याओची के पवित्र पर्वत में घुसपैठ की है, जिससे अलौकिक राक्षसों और दानव गुरुओं की भविष्य के दर्पण को हथियाने की योजना विफल हो गई है, और इन अलौकिक राक्षसों ने डू जियानमिन पर हमला कर दिया है। दाओ का उपनाम आपको गिरफ्तार करता है, यह इरादा पहले से ही स्पष्ट है। क्या वे बायलियान को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं? मालिक ऐसा ही सोचते हैं। एनलैन की छाती जोर से धड़कने लगी।
ये किस तरह का था? पहली बार, शायद ये पहली बार नहीं है। लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार दोहराया हो, वह ऐसा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी। यान यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और एन लैन के कांपते शरीर को गले लगा लिया। मुझे पता है कि आप स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं, लेकिन अब बहादुर होने, अच्छे होने, आज्ञाकारी होने का समय नहीं है। आप बायलियान को आपके बारे में चिंता करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, है ना? वह एन लैन से लगभग आधा सिर लंबी थी। उसने एन लैन के सिर के पीछे धीरे से हाथ फेरा, जैसे वह अपनी घायल बेटी को सांत्वना दे रही हो। आन लैन कांपना बंद हो गया। उसने और यान यू ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन तीखी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। आप? यान यू स्तब्ध रह गया। एन लैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं ठीक हूं। यान यू ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। ये कुछ भी नहीं है। वास्तव में शरीर में बिजली की तरह एक प्रबल भावना उमड़ रही है। ये भावना शरीर द्वारा सहन किए गए सभी दर्द को पार कर जाती है। एन लैन ने देखा कि उसका आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया और उसे जमीन पर फेंक दिया गया, तथा बार बार कुचला गया जब तक कि वह चूर्ण में बदल नहीं गया। 6000 साल पहले, बिना किसी नाम के, वह एक टूटे हुए छोटे ग्रह से 3000 लोगों तक पहुंच गई। उस समय एक इंसान होते हुए भी उसने पूरे पूर्वी ध्रुव स्वर्ग पर शासन करने वाले पूर्वी सम्राट को चुनौती देने के लिए अपने साहसिक शब्दों को छोड़ने का साहस किया। 4000 साल पहले, जिस दिन वह सम्राट बनी, 1 दर्जन से अधिक अमर सम्राटों ने उसे पूर्वी सम्राट के साथ अपनी शत्रुता छोड़ने के लिए राजी किया, अन्यथा इससे बड़ी उथल पुथल मच जाती। उसका जवाब देने का तरीका यह था कि वह पूर्वी सम्राट टॉवर पर एक एक करके गोलियां चलाए और अनगिनत मानव हड्डियों से बने टॉवर और इसे बनाने वाले पापियों को स्वर्ग और पृथ्वी के उस रसातल में धकेल दे जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता था। उसके जीवन में, चाहे वह उस ग्रह पर हो जहां वह पैदा हुई और पली बड़ी हो, या 3000 लोकों में जहां सभी स्वर्गों और 10,000 लोकों से अनगिनत प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं, उसने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। केवल अनगिनत रक्त और आग के बाद ही वास्तविक अमरता प्राप्त की जा सकती है। इस दुनिया में आने के बाद ही सब कुछ बदल जाता है। क्या आप जानते हैं? एन लैन की आवाज धीमी थी, मानो कहीं दूर से आ रही हो। यान यू और टूटू उसे स्थिर होकर देखते रहे। एन लैन ने कहा, जब से मैं याद कर सकती हूं, मैंने केवल 2 लोगों को रियायत दी है। कौन से 2 लोग? यान यू ने अचानक पूछा। एक तुम्हारे पिता हैं और दूसरा। भले ही एन लैन कुछ न कहे, यान यू और टूटू को जवाब पता होगा। यान यू ने एन लैन को कसकर गले लगाया। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। तो इस बार एक और रियायत करो, और जब वह वापस आए तो उसे तुम्हारे लिए और भी अधिक बनाने दो। एन लैन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अध्याय का अंत। TOC